स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर रामजी दास राठौर आपका कॉमर्स एजुकेशन में स्वागत करता हूं। हम बीकॉम फाइनल के लिए मैनेजमेंट अकाउंटिंग की क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग, जैसा कि इसके नाम से ही संबंधित है कि प्रबंधकीय लेखांकन, जो कि प्रबंधकों के लिए निर्णय लेते समय काफ़ी मददगार होता है। तो इसमें किस तरीके से क्या क्या बातें आपको समझाई जाएंगी, तो बिना किसी देरी के हम सीधे अपने सब्जेक्ट की ओर चलते हैं। तो लेट्स सी दी सब्जेक्ट और उसके सिलेबस को समझते हैं, उसके बाद हम इसकी क्लासेस को आगे कंटिन्यू। तो डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, मैं आपको सबसे पहले इसका सिलेबस समझाना चाहूँगा कि सिलेबस पहले हम समझ लें, उसके बाद हम इसके आगे की जानकारी लेंगे। तो इस सिलेबस में जो आपको दिया गया है उसको आप पहले समझिए। 2019-20 से ये सिलेबस हमारे लिए लागू है बीकॉम फाइनल के लिए। प्रबंधकीय लेखांकन का हम पेपर अभी पढ़ेंगे और ये मैनेजमेंट ग्रुप में हमारा पेपर आता है। तो इसके सिलेबस में जो फर्स्ट यूनिट हमारे पास है, फर्स्ट यूनिट में हमारे पास रहेगा मैनेजमेंट अकाउंटिंग, मीनिंग, नेचर, स्कोप एंड फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग, रोल ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग इन डिसीजन मेकिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग वर्सेस फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड कॉस्ट अकाउंटिंग, टूल्स एंड टेक्निक्स ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग। तो प्रबंधकीय लेखांकन, इसका अर्थ, प्रकृति, क्षेत्र व कार्य निर्णयन में प्रबंधकीय लेखांकन की भूमिका, प्रबंधकीय लेखांकन बनाम वित्तीय लेखांकन एवं लागत लेखांकन और प्रबंधकीय लेखांकन की तकनीकी एवं विधियों को हम पहली यूनिट में समझेंगे। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि फर्स्ट यूनिट हमारी लगभग पूरी की पूरी थ्योरेटिकल है, जिसमें हमको थ्योरेटिकल नॉलेज लेना पड़ेगी। यहाँ मैं आपको एक बात स्पष्ट कर दूँ स्टूडेंट्स के, हमारे लिए ना केवल न्यूमेरिकल को समझना आवश्यक है, बल्कि साथ ही साथ उसकी थ्योरी को समझना भी काफ़ी महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि बिना थ्योरी के किसी भी सब्जेक्ट को समझ पाना मेरी समझ से संभव नहीं है। तो जितना इंटरेस्ट हम न्यूमेरिकल के लिए रखेंगे, जितना टाइम हम न्यूमेरिकल के लिए देंगे, उतना ही समय हमको थ्योरेटिकल के लिए भी देना चाहिए। चलिए सेकेंड यूनिट की हम बात करें तो सेकेंड यूनिट में हमारे पास रहेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, मीनिंग, इम्पोर्टेंस, लिमिटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ऑब्जेक्टिव्स एंड मेथड्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एनालिसिस, रेशियो एनालिसिस, classification of ratios, profitability ratio, turnover ratio and financial ratios, advantages of ratio analysis, limitations of accounting ratio। मतलब वित्तीय विवरण पत्र हम इसमें पढ़ेंगे, जिनका अर्थ, महत्व, सीमाएं, वित्तीय विवरण क्या होते हैं, उनका विश्लेषण, उनके उद्देश्य, विधियां, अनुपात विश्लेषण क्या होता है, रेशियो एनालिसिस क्या होता है, उन अनुपातों का वर्गीकरण, लाभदायकता अनुपात है, आवर्त अनुपात है, वित्तीय अनुपात है, ये सारी चीज़ें हम जानेंगे। साथ ही साथ उनके विश्लेषण के लाभ हम जानेंगे और लेखांकन अनुपातों की सीमाओं को भी हम इस सेकेंड यूनिट में समझेंगे। तो सेकेंड यूनिट आपकी पूरी की पूरी तरह से न्यूमेरिकल है। इसमें कुछ थ्योरेटिकल पोर्शन भी आपको समझाया जाएगा, तो साथ ही साथ इसमें न्यूमेरिकल पर भी हम चर्चा करेंगे और काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगा हमारे लिए ये, और आगे इसको हम पूरा समझेंगे। और जहाँ तक इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम की बात है, तो मेरा प्रयास रहेगा कि सभी स्टूडेंट्स के लिए समान रूप से इसमें फोकस किया जा सके। इंग्लिश में भी हम बहुत सारी बातें करेंगे, तो साथ ही साथ हिंदी पर भी ध्यान रखेंगे, जिससे सभी प्रकार के स्टूडेंट्स को इससे बेनिफिट मिल सके। इसके बाद हम इसकी थर्ड यूनिट की बात करें तो थर्ड यूनिट में हमारे पास रहेगा स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट एज पर इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड थर्ड, IFRS कंसेप्ट एंड इम्पोर्टेंस और लीवरेज। तो यहाँ पर हमारे लिए जो थर्ड यूनिट में रहेगा, रोकड़ प्रभाव विवरण भारतीय लेखा प्रमाण 3 के अनुसार इसको किस तरीके से तैयार किया जाता है, और IFRS, इसकी अवधारणा और महत्व और उत्तोलक लीवरेज के बारे में हम यहाँ पर थर्ड यूनिट में चर्चा करेंगे। ये भी हमारे लिए न्यूमेरिकल है, कुछ थ्योरेटिकल पोर्शन भी हमारे लिए पेपर में आ सकता है। तो हम पूरा फोकस करेंगे कि हम थ्योरी को भी पढ़ें और न्यूमेरिकल को भी पढ़ें। तो जब पूरी तैयारी हमारी रहेगी तो पेपर में किसी भी तरीके से पूछा जाए, उसको हम आसानी से अटेम्प्ट कर सकते हैं। इसके बाद हम फोर्थ यूनिट पर चर्चा करें तो फोर्थ यूनिट में हमारे पास रहेगा एब्सॉर्प्शन एंड मार्जिनल कॉस्टिंग, marginal and differential costing as a tool for decision making, make or buy, change of product mix, pricing, break even analysis, exploring new markets, shutdown decision of product production etc। तो फोर्थ यूनिट में हमारे पास रहेगा अवशोषण एवं सीमांत लागत, निर्णयन उपकरण के अंतर्गत सीमांत व विविध लागत लेखांकन, निर्माण या क्रय, किसी चीज़ को आपको बनाना है या उसको खरीदना है, उसका भी डिसीजन आपको लेना पड़ेगा,
तो निर्माण और क्रय उत्पाद मिश्रण में परिवर्तन आप किस तरीके से करेंगे, मूल्य निर्धारण कैसे होगा, ब्रेक इवन एनालिसिस को भी आप सीखेंगे, और नवीन बाजार और न्यू मार्केट्स की खोज आपको करनी है। तो साथ ही साथ उत्पादन बंदी का यदि आपको निर्णय लेना है कि हम प्रोडक्शन बंद करना चाहते हैं तो वो भी आप किस तरीके से लेंगे, ये सारी बात आपको 4th यूनिट में समझाई जाएगी। इसमें थ्योरी भी है आपके लिए, कुछ न्यूमेरिकल भी रहेंगे। और लास्ट वन जो 5th यूनिट है हमारे पास, तो 5th यूनिट में हम बजटरी कंट्रोल से रिलेटेड बात करेंगे। तो जिसमें हमारे पास रहेगा बजटरी कंट्रोल, मीनिंग ऑफ बजट एंड बजटरी कंट्रोल, ऑब्जेक्टिव्स, मेरिट्स एंड लिमिटेशंस, टाइप्स ऑफ बजट, कैश बजट एंड फ्लेक्सिबल बजट, कंसेप्ट ऑफ मैनेजमेंट ऑडिट, रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग, मैनेजमेंट रिपोर्ट्स, टाइप्स ऑफ रिपोर्ट्स एंड क्वालिटी ऑफ अ गुड रिपोर्ट। तो इसमें हमारे लिए कुछ थ्योरी भी रहेगी, कुछ न्यूमेरिकल भी रहेंगे। तो किस तरीके से, तो बजटरी नियंत्रण, बजट का क्या अर्थ होता है, वह बजटरी नियंत्रण क्या है, उसके उद्देश्य, उसके गुण व सीमाएं, बजट के प्रकार क्या हैं, रोकड़ बजट, लोचदार बजट किस तरीके से बनाया जाता है और क्या उसका मतलब है, प्रबंध की अंकेक्षण की अवधारणा, उत्तरदायित्व लेखांकन क्या है आपका, प्रबंध की प्रतिवेदन, प्रबंध की प्रतिवेदनों के प्रकार और अच्छे प्रतिवेदन की विशेषताएं, ये सभी हमको 5th यूनिट में समझने के लिए मिलेगा। तो स्टूडेंट्स, जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग का हमारा पेपर है उसमें हमको थ्योरेटिकल जानकारी भी मिलेगी, तो साथ ही साथ न्यूमेरिकल जानकारी भी हमको मिलेगी। तो मैं आपसे कहना चाहूँगा कि लगातार आप थोड़ा समय निकाल करके वीडियोज़ को देखते रहिए, समझते रहिए और किताबों की आप प्रैक्टिस करें। आप मार्केट से बुक भी परचेज कर लें मैनेजमेंट अकाउंटिंग की, साहित्य भवन पब्लिकेशन की बुक से हम स्टडी कर रहे हैं, तो आपको बुक भी सपोर्ट करेगी, साथ ही साथ मेरे वीडियो भी आपके लिए सपोर्ट करेंगे। तो चलिए हम आगे सिलेबस को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम फर्स्ट यूनिट की चर्चा करेंगे। तो फर्स्ट यूनिट में मैनेजमेंट अकाउंटिंग से रिलेटेड सभी थ्योरी है, बेस है हमारे लिए। तो इस बेस को समझते हैं किस किस तरीके से हमको ये वर्क करना पड़ेगा। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि हम अपने सिलेबस को स्टार्ट कर रहे हैं, तो सबसे पहला टॉपिक जो हमारे पास है प्रबंध की लेखा विधि है, जो इंट्रोडक्शन, उसमें क्या है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। तो यदि हम बेसिकली इसकी बात करें तो पहले जो लेखा विधि का कार्य था, तो व्यापारिक लेन देनों का लेखा करना और उनके आधार पर हम लाभानी खाता और चिट्ठा तैयार करते थे। लेकिन प्रबंध विज्ञान और तकनीकों के विकास के साथ साथ क्या हुआ, प्रबंध और लेखा विधि एक दूसरे के निकट आ गए। तो मैनेजमेंट और अकाउंटिंग दोनों काफ़ी निकट आ गए हैं, और लेखा विधि के विश्लेषण और निर्वचन, इंटरप्रिटेशन और एनालिसिस प्रबंध की क्रियाओं के आधार और मार्गदर्शक बन गए, तथा लेखा विधि की एक नवीन शाखा हमारे पास मैनेजमेंट अकाउंटिंग का विकास हो गया। यदि हम इस मैनेजमेंट अकाउंटिंग की थोड़ा सा शाब्दिक अर्थ को समझें, तो ये दो शब्दों से मिलकर के बना हुआ है। एक है हमारे पास मैनेजमेंट और दूसरा है हमारा अकाउंटिंग। तो अकाउंटिंग और मैनेजमेंट को हमने मिलाकर के अब स्टडी किया हुआ है, इसलिए इसका नाम है मैनेजमेंट अकाउंटिंग, यानी एक ऐसी लेखा विधि जिससे प्रबंधकीय निर्णय लिए जा सकें। तो प्रबंधकीय लेखा विधि के कुछ टर्मिनोलॉजी के बारे में भी थोड़ी समस्या रही है कि इसको किस नाम से हम प्रयोग करें, प्रबंधकीय लेखा विधि कहें या प्रबंध उन्मुख लेखा विधि, मैनेजमेंट ओरिएंटेड अकाउंटिंग कहें, या मैनेजमेंट अकाउंटेंसी कहें, या प्रबंध के लिए लेखा विधि अकाउंटिंग फॉर मैनेजमेंट कहें। तो बात एक ही है, हम एक ही विषय पर बात कर रहे हैं। तो भी इस सारे शब्दों को कंफ्यूज ना होते हुए हम जो एक शब्द यूज करेंगे तो वो हमारे लिए रहेगा मैनेजमेंट अकाउंटिंग। प्रबंध की लेखा विधि शब्द को हम यूज कर रहे हैं और इसी को वर्ल्ड वाइड यूज किया जाता है। तो अब इसमें हम किसी भी तरह का कन्फ्यूजन ना रखें, प्रबंध की लेखा विधि शब्द ही हमको यूज करना है और इसी को हम इसको समझेंगे आगे। तो अब जो प्रबंध की लेखा विधि, अभी जो मैंने आपको बताया था कि ये दो शब्दों से मिलकर के बना है, एक है प्रबंधकीय और दूसरा है लेखा विधि। तो प्रबंधकीय लेखा विधि दो शब्दों का कॉम्बिनेशन है। प्रबंधकीय का अर्थ होता है प्रबंध की दृष्टि से अथवा प्रबंध के लिए, यानी फॉर मैनेजमेंट या फॉर द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ मैनेजमेंट। दूसरे शब्दों में प्रबंध का जो कार्य होता है, जो मैनेजमेंट का फंक्शन होता है, हम छोटी क्लास में पहले पढ़ के आए हुए हैं। तो प्रबंध का कार्य होता है नियोजन, प्लानिंग, निर्देशन, डायरेक्शन एवं नियंत्रण करना होता है। तो कोई भी मैनेजमेंट हो, उसका कार्य प्लानिंग करना, नियोजन करना, डायरेक्शन करना और उसको कंट्रोल करना होता है। और इस दृष्टि से जो भी आप व्यवस्था करते हैं उसको आप क्या कहेंगे, उस व्यवस्था को आप प्रबंधकीय कहा जाता है कि आपने एक पूरा सिस्टम डेवलप किया हुआ है। और ये तो बात थी प्रबंधकीय, तो मैनेजरियल मीन्स क्या हुआ। और लेखा विधि की हम बात करें तो लेखा विधि या लेखांकन, तो इसमें हम व्यवसाय से संबंधित जितने भी हमारे वित्तीय व्यवहार हैं, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हैं, उनका लेखन करना, उनका संपादन करना और प्रस्तुति करना।
तो जनरल एंट्री से लेकर के हम सारा फाइनल अकाउंट बनाने तक का जो पूरा कार्य करते थे वो लेखा विधि के अंतर्गत आता है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि लेखा विधि के उस रूप, व्यवस्था और तकनीकों को आप प्रबंधकीय लेखा विधि कह सकते हैं, जो व्यवसाय के संबंध में प्रबंध को उन सभी लेखांकन सूचनाओं को उपलब्ध कराए। यानी कहने का एस्पेक्ट ये है कि आपने जो अकाउंट्स तैयार किए हुए हैं, उन अकाउंट्स के द्वारा आप अपने मैनेजर्स को ये पूरी जानकारी दे सकें, और वो जानकारी आपको कहाँ पर काम आएगी, तो वो आप देखिए। तो जिससे कि प्रबंध को नियोजन करने के लिए, यानी प्रबंध आप नियोजन करना चाहता है, टॉप मैनेजमेंट नियोजन करना चाहता है, निर्देशन देना, डायरेक्शन देने के लिए और नियंत्रण करने में सहायता करती हो। तो हम एक अकाउंटिंग का पूरा पोर्शन ना यूज करते हुए हम उस पोर्शन को यूज करना चाहते हैं, जिससे कि हमको निर्णय लेने में, प्लानिंग बनाने में और नियंत्रण करने में हमको सहायता मिलेगी। तो उस संबंध में प्रबंध की लेखा विधि को हम यूज करेंगे, और कुछ डेफिनेशन के माध्यम से भी हम इसको समझने का प्रयास करते हैं। तो जो पहली डेफिनेशन हमारे सामने दी गई है, एंग्लो अमेरिकन उत्पादकता परिषद, एंग्लो अमेरिकन काउंसिल ऑन प्रोडक्टिविटी, इसके संबंध में कुछ अपनी बात रखना चाहते हैं। तो जरा इसको अपन पहले डेफिनेशन को समझते हैं। तो प्रबंधकीय लेखा विधि लेखांकन सूचनाओं का इस रूप में प्रस्तुतिकरण है जो प्रबंध को उपक्रम की नीति निर्धारित करने और दिन प्रतिदिन के संचालन में सहायता करता है। तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज द प्रेजेंटेशन of accounting information in such a way as to assist management in the creation of policy and the day-to-day operation of an undertaking, Anglo-American Council on Productivity। तो इस डेफिनेशन के आधार पर यदि हम बात करें तो इसको जरा समझने का प्रयास करें, ये क्या कहना चाहती है। तो प्रबंधकीय लेखा विधि लेखांकन सूचनाओं का इस रूप में प्रस्तुतिकरण है, यानी जो आपकी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन है उनको प्रेजेंट करने का एक तरीका है। और वो तरीका क्या है कि प्रबंध को उपक्रम की नीति निर्धारित करने के लिए, यानी जो टॉप मैनेजमेंट है वो एक पॉलिसी डिटरमाइन कर सके, और नीति निर्धारित करने के साथ साथ क्या है कि डेली रोटेशन में जो आप वर्क कर रहे हैं उसमें आपको सहायता मिल सके। तो इसलिए हम मैनेजमेंट अकाउंटिंग को यूज करते हैं, जिससे कि हम व्यापार पर सही रूप से नियंत्रण स्थापित कर सकें। तो ये बात इस परिभाषा में कही गई है। इसके बाद हम अगली डेफिनेशन जो रॉबर्ट एंथोनी के द्वारा दी गई है उनकी परिभाषा की बात करें तो वो कहते हैं प्रबंध की लेखा विधि का संबंध लेखा सूचनाओं से है जो प्रबंध के लिए उपयोगी होते हैं। यानी मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज कंसर्न्ड विद द अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन दैट इज यूजफुल टू मैनेजमेंट। तो रॉबर्ट एंथोनी इस संबंध में कहना चाहते हैं कि हम जो लेखा विधि यूज कर रहे हैं या अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन जिनका हम यूज करना चाहते हैं, तो वो हमें मैनेजमेंट में यूजफुल होना चाहिए, उपयोगी होना चाहिए। उन सूचनाओं के आधार पर हम आसानी से निर्णय वगैरह ले सकें, तो उसको हम प्रबंध की लेखा विधि कहेंगे। और इसी तरह की एक परिभाषा हम और समझें तो टी.जी. रोज कहते हैं कि प्रबंध की लेखा विधि सूचनाओं का इस प्रकार अनुकूलन, विश्लेषण, पहचान और व्याख्या है जिससे प्रबंध को सहायता मिलती है। तो टी रोज जो आपकी इस संबंध में कहते हैं, तो वो कहते हैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज द adaptation and analysis of accounting information and its diagnosis and explanation in such a way as to assist management। तो ये आपको बताना चाहते हैं टी.जी. रोज कि प्रबंध की लेखा विधि लेखांकन सूचनाओं को जो प्रेजेंट करती है वो इस तरीके से प्रेजेंट करती है, एनालिसिस आपकी पहचान और व्याख्या करती है जिससे कि मैनेजमेंट को सहायता मिले। तो मैनेजमेंट को हम सपोर्ट करना चाहते हैं इस विधि के माध्यम से, और इन सब परिभाषाओं के आधार पर यदि हम इसका निष्कर्ष समझें तो निष्कर्ष परिभाषा हमारे पास इस तरीके से आती है। तो क्या है वो कि प्रबंध की लेखा विधि जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग है, प्रबंध की लेखा विधि सूचनाओं का निर्दिष्टीकरण, मापन, प्रस्तुतिकरण, विश्लेषण, निर्वचन और संदेश वाहन की प्रक्रिया है जो प्रबंध को संगठन के उद्देश्यों को प्राप्त करने की दृष्टि से नियोजन, निर्णयन, निर्देशन और नियंत्रण में सहायता करती है। ये एक परिभाषा हमारे लिए महत्वपूर्ण है, इसको हमको पूरी तरह से याद रखना है। और बाकी परिभाषाओं का सभी का कॉम्बिनेशन इसमें आ रहा है। तो हम परिभाषा की बात करें तो इसमें जो महत्वपूर्ण बात दी गई है तो वो दिया है मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफिकेशन, मेजरमेंट, प्रेजेंटेशन, एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन and communication of accounting information that assist the management in planning, decision making, direction and control within the framework of fulfilling of the organization objects।
तो कहने का एस्पेक्ट ये है कि आप जो भी सूचनाएं आप प्रबंधकीय लेखांकन में यूज कर रहे हैं लेखांकन सूचनाओं का, तो वो लेखांकन सूचनाएं आपको निर्दिष्टीकरण देती हैं, मापन देती हैं, प्रस्तुतिकरण, प्रेजेंटेशन, एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन और कम्युनिकेशन की प्रोसेस है। और ये प्रोसेस किस बात के लिए है कि हम हमारे जो ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स हैं, संगठनात्मक उद्देश्य हैं, उनको प्राप्त कर सकें। और उनको प्राप्त करने के पॉइंट ऑफ व्यू से हम क्या करेंगे, हम प्लानिंग करेंगे, नियोजन बनाएंगे, निर्णयन करेंगे, डिसीजन मेकिंग, डायरेक्शन लेंगे और नियंत्रण में जो हमको सपोर्ट मिलेगा, तो उस सारी प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, प्रबंधकीय लेखा विधि कहेंगे। तो अभी हम प्रबंधकीय लेखा विधि का आशय परिभाषा समझ रहे थे, जिससे कि हमको उसका सब्जेक्ट का मीनिंग पता हो जाए कि एक्चुअल में हम सब्जेक्ट पढ़ क्या रहे हैं। और इसके बाद जो हम बात कर रहे हैं, तो इसके बाद हम बात कर रहे हैं प्रबंधकीय लेखा विधि की प्रकृति और विशेषताएं क्या क्या हैं। तो चूंकि हमने परिभाषा को समझा है और आशय परिभाषा यदि हमको क्लियर है, तो आप ये समझ लीजिए कि आधा सब्जेक्ट हमको समझ में आ चुका है और आगे हम इस पर कंटिन्यू चर्चा कर ही रहे हैं। तो हम इसको देखते हैं। सबसे पहले तो वो हमको दिया गया है क्या, प्रबंधकीय लेखा विधि की प्रकृति या विशेषताएं अब क्या है, इस टॉपिक पर हम चर्चा कर रहे हैं। तो पहली विशेषता तो ये है कि ये आर्ट और साइंस दोनों है। इट इज़ बोथ साइंस एंड आर्ट, विज्ञान और कला दोनों। तो कहने का एस्पेक्ट ये है कि जो प्रबंधकीय लेखा विधि है वो आपका साइंस भी है और आर्ट भी है। किस तरीके से, तो इसके लिए हम इसकी परिभाषा को यदि हम पहले समझें साइंस और आर्ट की, तो अ सिस्टमैटिक नॉलेज ऑफ एनी सब्जेक्ट इज कॉल्ड साइंस। किसी भी विषय का जब आप क्रमबद्ध अध्ययन करते हैं तो उसको हम साइंस कहते हैं। और जहाँ तक आर्ट की हम बात करें तो किसी भी चीज़ को प्रस्तुत करने का तरीका जो होता है उसको कला कहा जाता है। अब इन दोनों चीज़ों को हम अपने मैनेजमेंट अकाउंटिंग से जोड़ करके देखें, तो प्रबंधकीय लेखा विधि में आप तथ्यों का संकलन करते हैं व्यवस्थित रूप में और उनका विश्लेषण विभिन्न सूत्रों और तकनीकों के आधार पर आप करते हैं। तो ये पूरा एक प्रोसेस सिस्टमेटिकली आपके द्वारा किया जा रहा है। इस आधार पर आप इसको कह सकते हैं कि यह एक विज्ञान है। ठीक है। तो साथ ही साथ यदि हम इसके दूसरे पक्ष की बात करें, तो निर्णय लेते समय प्रबंधकों को व्यक्तिगत दृष्टिकोण और संगठन की विभिन्न आवश्यकताओं को ध्यान में भी रखना पड़ता है, रखा जाता है। इसलिए आप इसको कला भी कह सकते हैं। तो इस तरह से हम प्रबंधकीय लेखांकन को कला और विज्ञान दोनों कहेंगे। तो ये आपका अकाउंट मतलब साइंस और आर्ट दोनों हैं। दूसरी बात, पॉइंट की हम बात करें तो अकाउंटिंग सर्विस लेखांकन सेवा है प्रबंधकीय लेखांकन। तो किस तरीके से है, तो प्रबंधकीय लेखांकन में लेखा विधि में प्रति लेखांकन सेवा का कार्य है। तो इसके अंतर्गत आप प्रबंध के विभिन्न स्तरों के लिए आवश्यक सूचनाएं आप प्रदान करते हैं और ये सूचनाएं वित्तीय और गैर वित्तीय दोनों प्रकार की हो सकती हैं। तो एक तरह से देखिए, एक दूसरे के ये सहयोगी हुए कि अकाउंट मैनेजमेंट को सपोर्ट कर रहा है, तो साथ ही साथ मैनेजमेंट अकाउंटिंग अकाउंट के लिए सपोर्ट कर रहा है। तो ये एक पूरा साइकिल चलता रहता है, इसलिए इसको हम कह सकते हैं कि लेखांकन सेवा के रूप में भी ये प्रबंधकीय लेखा विधि आपको सहायता करता है। इसके बाद दैट्स अ इंटीग्रेटेड सिस्टम, समन्वित पद्धति है ये। तो समन्वित पद्धति, इंटीग्रेटेड सिस्टम आपको इस तरीके से कह सकते हैं कि ये एक समन्वित व्यवस्था है जिसमें आप क्या करते हैं कि सूचनाओं का संकलन, उनको कलेक्ट करना, उनको एनालिसिस विश्लेषण करना और निर्णयन के अनेक विषयों की तकनीकों का आप प्रयोग करते हैं। और इन विषयों में आपका लागत लेखा विधि, कॉस्ट अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, वित्तीय लेखा विधि, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, वित्तीय प्रबंध, स्टैटिक्स, सांख्यिकी, अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक्स, व्यावसायिक अधिनियम, बिजनेस लॉ और औद्योगिक मनोविज्ञान, इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी, ये सभी चीज़ें इसमें शामिल हैं। तो एक इंटीग्रेटेड सिस्टम आप इसको कह सकते हैं प्रबंधकीय लेखा विधि को। तो इसमें सभी प्रकार के सब्जेक्टों को आप यूज करते हुए, माइंड में रखते हुए अपने निर्णय को लेते हैं, जो कि आपके बिजनेस के लिए काफ़ी यूजफुल होते हैं। और तीसरा जो इसकी विशेषता है तो वो ये है कि भविष्य से अधिक संबंधित, दैट मीन्स के मोर कंसर्न विद फ्यूचर। तो प्रबंधकीय लेखा विधि है, नियोजन आप कर रहे हैं तो इसको फ्यूचर से संबंधित ही हम मानेंगे। तो प्रबंधकीय लेखा विधि में भविष्य से संबंधित है ये। और ये ठीक है कि आप इसमें जो फैक्ट्स यूज करते हैं वो अकाउंटिंग फैक्ट्स यूज करते हैं, उनका विश्लेषण विवेचन आप करते हैं, लेकिन इसका प्रयोग जो होता है तो वो भविष्य के लिए नीति निर्धारित करना, यानी आपका प्लानिंग करना, पूर्वानुमान करना, फोरकास्टिंग करना, बजट बनाना इत्यादि, ये सारा के सारा काम जो आपका होता है वो भविष्य से संबंधित होता है। इसलिए हम प्रबंधकीय लेखा विधि को कह सकते हैं कि ये भविष्य से बहुत ज़्यादा संबंधित है।
देन इसके बाद जो इसकी अगली विशेषता है वो है सिलेक्टिव नेचर, तो चयनात्मक प्रकृति है इसकी। तो इसकी मैनेजमेंट अकाउंटिंग की चयनात्मक प्रकृति, सिलेक्टिव नेचर होता है। तो इसके अंतर्गत आप क्या करते हैं कि सर्वश्रेष्ठ योजना और सबसे लाभकारी और सर्वश्रेष्ठ विकल्पों का आप चुनाव करते हैं। कहने का एस्पेक्ट ये है कि आपके पास यदि काम करने के लिए 2 या 3 विकल्प उपलब्ध हैं तो उन विकल्पों में से सबसे अच्छा विकल्प और सबसे प्रॉफिटेबल ऑप्शन आपके पास कौन सा है, उस ऑप्शन का आप चुनाव करते हैं। तो इस प्रकार प्रबंध के समक्ष सभी सूचनाओं को न रखकर केवल आप उन्हीं सूचनाओं को रखते हैं जो प्रबंध की जानकारी और निर्णय के लिए महत्वपूर्ण है। देखिए, अकाउंटिंग वर्क आपने किया तो इसका मतलब ये नहीं है कि पूरा अकाउंट आपके मैनेजमेंट के लिए यूजफुल हो रहा है, बल्कि उसमें से जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिनके आधार पर निर्णय लिए जाने हैं उनको आप स्पष्ट रूप से उन्हें समझाने का प्रयास करते हैं, और जिससे कि हम महत्वपूर्ण सूचनाओं के आधार पर सर्वश्रेष्ठ विकल्प का चयन कर सकें। देन नेक्स्ट जो विशेषता हमारे पास है वो है लागत तत्वों की प्रकृति के अध्ययन पर विशेष बल। तो मोर एम्फेसिस ऑन द नेचर ऑफ एलिमेंट ऑफ कॉस्ट। तो जो लागत के तत्व हैं, एलिमेंट ऑफ कॉस्ट हैं, उन पर आप विशेष ध्यान देना चाहते हैं। तो विशेष महत्व क्यों है? क्योंकि जो आपकी संपूर्ण लागत है तो उस लागत को यदि हम देखें तो लागत के जो पार्ट करें कॉस्ट के, तो कॉस्ट में हमारे पास फिक्स्ड कॉस्ट होती है, स्थायी लागत जिसको हम बोलते हैं। तो उसके बाद हमारे पास परिवर्तनशील कॉस्ट होती है, वेरिएबल कॉस्ट होती है, और तीसरा हमारे पास सेमी वेरिएबल कॉस्ट होती है। 3 प्रकार से कॉस्ट को हम स्टडी कर सकते हैं। कॉस्ट अकाउंट पिछली क्लास में आप पूरा पढ़ करके आए हैं, तो भी हम यहाँ पर थोड़ा सा इसको एट ए ग्लेंस समझ लेते हैं। तो जो कॉस्ट अकाउंट है, तो टोटल कॉस्ट जो आपके पास है उसको 3 पैटर्न में इन्होंने बांटा। तो पहले इन्होंने बात की फिक्स्ड कॉस्ट की। इसको आप ऐसे समझिए कि व्यवसाय की कुछ स्थायी लागतें होती हैं, दैट मीन्स कि आप काम करें अथवा ना करें आपको वो खर्चा करना पड़ेगा। ठीक है, फॉर इंस्टेंस आपने रेंट देना है, इंश्योरेंस प्रीमियम देना है, तो वो देना है, आप काम कीजिए मत कीजिए, आपको वो सारा खर्च करना पड़ेगा, तो वो आपकी फिक्स्ड कॉस्ट है। और हम वेरिएबल कॉस्ट की बात करें तो परिवर्तनशील लागत, इसका मतलब ये है कि ये समय समय पर परिवर्तित होती रहती है। एस्पेक्ट ये है कि आप काम करेंगे तो खर्च होगा, आप काम नहीं करेंगे तो खर्च नहीं होगा, तो इसको हम बोलेंगे परिवर्तनशील लागत। और अर्ध परिवर्तनशील लागत, तो इसका मतलब ये है कि इस टाइप की कॉस्टों का कुछ पार्ट तो फिक्स रहता है और कुछ पार्ट समय के अनुसार या प्रयोग के अनुसार बदलता रहता है, तो उसको आप सेमी वेरिएबल कॉस्ट कहते हैं। तो ये तीनों प्रकार की कॉस्टों को आपने कैटेगराइज किया। और प्रबंध की लेखा विधि की अनेक टेक्निक्स हैं आपके पास, आगे इन टेक्निक्स पर हम चर्चा करेंगे, सिलेबस में ये है हमारे पास ये। तो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग विधि किस टाइप से आप यूज़ करेंगे, प्रमाप लागत विधि, तो इसको आप शाब्दिक अर्थ समझ लीजिए कि हम किसी भी माल को बनाते हैं तो उसका एक स्टैंडर्ड कॉस्ट लेके चलते हैं कि कम से कम इतना खर्चा तो होगा जिससे कि माल एक स्टैंडर्ड क्वालिटी का बन सके। अब आगे जा करके यदि कॉस्ट हमारी कम आती है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं हमने कोई महत्वपूर्ण खर्चे को छोड़ दिया है, अथवा कॉस्ट बहुत ज़्यादा आती है तो हम अनावश्यक रूप से कुछ खर्च कर रहे हैं, ये मॉनिटरिंग इसमें किया जाता है। तो स्टैंडर्ड कॉस्ट विधि आप यूज करेंगे और मार्जिनल कॉस्ट विधि आप यूज करेंगे। ठीक है ना, तो एक यूनिट के प्रोडक्शन में आपका कितना खर्चा हो रहा है या कुछ खर्च बढ़ाने पर कितनी प्रोडक्टिविटी आपकी बढ़ रही है, तो इस पर आप फोकस करते हैं। और लागत लाभ मात्रा विश्लेषण, आप प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो, पीवी रेशो वगैरह भी आप फाइंड आउट करेंगे। तो ये कॉस्ट अकाउंट में हम कुछ पढ़ करके आए हैं, बाकी स्टडी को अभी किया जाएगा आगे। तो ये सारे फैक्टर्स के संबंधित है। तो लागत के जो तत्व हैं उसकी प्रकृति के अध्ययन पर हम विशेष बल देते हैं। और यहाँ आपको एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि जो कॉस्ट पर हम विशेष फोकस दे रहे हैं उसके पीछे एक कारण है। तो बिजनेस में कंपटीशन के इस दौर में हमारी लागतें जितनी कम होंगी उतना ज़्यादा हम बिजनेस में स्टैंड कर पाएंगे और आसानी से अपने व्यापार को आगे बढ़ा पाएंगे। और यदि हमारी लागतें बहुत ज़्यादा हो रही हैं तो ऑटोमेटिकली हमारा प्रॉफिट पोर्शन भी कहीं ना कहीं कम हो रहा होगा। इसके बाद हम अगले बिंदु पर बात करें तो कारण प्रभाव का विश्लेषण, कॉज एंड इफेक्ट एनालिसिस हम इसमें करेंगे। तो प्रबंध की लेखा विधि किसी भी तथ्य के कारण और प्रभाव के विश्लेषण पर जोर देती है। वित्तीय लेखांकन लाभ हानि की राशि बता करके छोड़ देता है। अभी हम इसके पहले पढ़ के आए हैं बीकॉम फर्स्ट ईयर में, जहां हमने वित्तीय लेखांकन को पढ़ा था, ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाए थी, तो वहाँ हमको केवल लाभ हानि और बैलेंस शीट से संपत्तियों और दायित्वों की जानकारी तक ही जानकारी मिल पाती थी। जबकि प्रबंध की लेखा विधि में आप ये एनालिसिस भी करते हैं। आप आगे इसमें बढ़ रहे हैं किस बात के लिए कि यदि हानि हो रही है, आपके बिजनेस में लॉस हो रहा है, तो वो किन कारणों से हो रहा है, और यदि आपका प्रॉफिट हो रहा है तो प्रॉफिट किन कारणों के सहयोग से हो रहा है।
और विभिन्न वर्षों में आपके लावानी की ट्रेंड क्या प्रवृत्ति क्या रही है कि आपका लगातार प्रॉफिट बढ़ रहा है या लगातार लॉस बढ़ रहा है। तो उस चीज़ पर भी आप स्टडी करते हैं और उसके आधार पर आप अपने निर्णय लेते हैं, जिससे कि आपके व्यापार को हम सुचारू रूप से भविष्य में भी चला सकें। तो कारण प्रभाव का विश्लेषण इसमें प्रबंध की लेखा विधि में किया जाता है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है हमारे लिए। और इसके बाद हम अगली विशेषता की बात करें तो वो है नियम सुनिश्चित और सर्वव्यापी नहीं, तो रूल्स नॉट प्रेसाइज एंड यूनिवर्सल। तो प्रबंध की लेखा विधि के जो नियम हैं तो वो पूरी तरह से निश्चित और सर्वव्यापी नहीं होते। हालांकि टेक्निक्स वगैरह सभी समान होती हैं, लेकिन उनके प्रयोग करने, अब उनको प्रयोग कौन कर रहा है ये महत्वपूर्ण है। और उनका निष्कर्ष निकालने और उनका मतलब आप क्या निकाल रहे हैं और उन्हें प्रस्तुत करने में उनका प्रेजेंटेशन का जो प्रत्येक उपक्रम की अपनी अपनी आवश्यकता के अनुसार और लेखापालक अपनी योग्यता के अनुसार अलग अलग नियम बना सकता है। कहने का आस्पेक्ट ये है कि टूल्स टेक्निक्स तो वही हैं, लेकिन अब आपकी समझ क्या है, आप एज ए अकाउंटेंट उनका क्या मतलब निकालते हैं और किस तरीके से आप प्रेजेंटेशन करते हैं। तो इस तरीके से कहीं ना कहीं थोड़ा सा डिफ्रेंशिएशन हमारे बीच में आ सकता है। तो हम कह सकते हैं कि जो प्रबंध की लेखा विधि के नियम सुनिश्चित और सर्वव्यापी नहीं है, यूनिवर्सल नहीं है। और इसके बाद काफ़ी महत्वपूर्ण बिंदु है हमारे लिए, वो ये है कि सूचनाएं प्रदान करती है ना कि निर्णय। तो जो प्रबंध की लेखा विधि जो आपके लिए उपलब्ध करा रही है तो वो सूचनाएं दे रही है ना कि निर्णय। तो सप्लाइज इंफॉर्मेशन एंड नॉट डिसीजन। तो प्रबंध की लेखा विधि जो टूल्स को आप यूज कर रहे हैं, तो लेखा विधि की महत्वपूर्ण प्रकृति ये है कि ये प्रबंध के लिए आवश्यक सूचनाएं और समन प्रदान करती है। तो नेसेसरी इन्फॉर्मेशन और जो डाटा है वो हमने आपको अवेलेबल करा दिया, लेकिन हमने निर्णय नहीं दिया है, क्योंकि निर्णय तो आप इन सूचनाओं के आधार पर टॉप मैनेजमेंट लेगा। तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग का काम केवल इंफॉर्मेशन अवेलेबल कराना है, ना कि निर्णय देना। निर्णय लेना टॉप मैनेजमेंट का काम है, आपको क्या करना है क्या नहीं करना है अंतिम फैसला आपका रहेगा। और इसके बाद लास्ट जो हमारी प्रकृति या विशेषता है तो उसकी हम बात करें तो वो है हमारे पास उद्देश्यों की प्राप्ति। सारा काम आपका ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड होना चाहिए। तो अचीविंग ऑफ ऑब्जेक्टिव्स की बात करें तो प्रबंध की लेखा विधि में लेखांकन सूचनाओं का आप इस प्रकार से प्रयोग करते हैं जिससे संगठन के उद्देश्यों और लक्ष्यों की प्राप्ति हो सके और व्यवसाय की कार्यक्षमता और कुशलता में सुधार हो सके। तो कहने का आस्पेक्ट ये है कि हमारा जो प्रबंध की लेखा विधि को प्रयोग करने का प्रमुख उद्देश्य है, तो हम चाहते हैं कि हमारे जो संगठनात्मक उद्देश्य हैं या जिन लक्ष्यों के लिए हम काम कर रहे हैं प्रॉफिट कमाने के लिए, व्यवसाय की कार्यक्षमता बढ़ाने के लिए, कार्यकुशलता बढ़ाने के लिए, उसमें और लगातार सुधार हो सके, ये हमारा उद्देश्य रहता है। तो ये उद्देश्यों की प्राप्ति हमको इस प्रबंध की लेखा विधि के माध्यम से हो सकती है, होती ही है। और इस प्रकार हम निष्कर्ष रूप में यदि कहें तो प्रबंध की लेखा विधि प्रबंध की आवश्यकताओं की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण और संवेदनशील व्यवस्था है, जो विज्ञान और कला दोनों रूपों में प्रबंध की सहायता करती है। और इसके आधार पर आप उचित निर्णय लेकर क्या उचित निर्णय लेकर व्यवसाय के उद्देश्यों की पूर्ति का लक्ष्य प्राप्त करने का आप एक प्रयास कर सकते हैं। और आपका उद्देश्य भी यही है कि हमारा व्यवसाय लगातार आगे फलता फूलता रहे। तो ये सारी बात अभी हमने इस वीडियो के माध्यम से की। आप इसको और सुनते रहिए, समझते रहिए। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि साहित्य भवन पब्लिकेशन की मैनेजमेंट अकाउंटिंग बुक को अपन प्रयोग कर रहे हैं, आप भी एक बुक ले लें और घर पर भी आप स्टडी करें। और फिर भी आपको कोई दिक्कत होती है तो आप दिए गए नंबर पर अथवा कमेंट बॉक्स में आप अपनी बात को लिख सकते हैं, जिससे कि मैं आपको और बेहतर मार्गदर्शन दे सकूं। आप सभी ने मेरी वीडियो को सुना, जिसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।